नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वैभव हीरे में। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11 इंग्लिश 2.1 जो भी आपका चेरी ट्री था, इसका ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी कि इस चैप्टर की इस पोएम की एक्सरसाइज। तो दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने इस पोएम का पूरा एक्सप्लेनेशन देखा था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जाके आप वो वाली वीडियो देख लेना, ताकि आपको इस पोएम का पूरा एक्सप्लेनेशन बहुत ही आसान भाषा में बहुत ही सुंदर तरीके से समझ में आ जाए। और हमारे चैनल पे पूरा क्लास 11 का सिलेबस जो है पूरा टेक्स्ट बुक की एक्सप्लेनेशन के साथ अवेलेबल है, तो आप जाके वीडियोस देख सकते हो। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमारे चैनल आपको हेल्प करता रहे। बाकी अदर एक्टिविटीज़ भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग एवन में बोला गया है फाइंड अ प्रूफ फ्रॉम द पोएम फॉर द फॉलोइंग, यानी कि यहाँ पर सिर्फ प्रूफ, इन ये जो चीज़ें दी गई है इनके लिए प्रूफ यानी कि प्रूफ फाइंड करके यानी कि पुरावा फाइंड करके लिखना है। तो ये में बोला गया है द पोएट हैज़ अ मेंशन डिफरेंट सीजन्स, यानी कि पोएट ने जो भी डिफरेंट सीजन जो है मेंशन किए हैं यानी कि उसके ऊपर आपको उसका प्रूफ लिखना है। तो प्रूफ लिखना है तो आप उसका सेंटेंस भी लिख सकते हो, दिस इज अ समर, जैसे कि हमने देखा ना, तो उसी तरीके से लिखना है। उसके बाद बी में बोला गया द पोएट्स मिनट ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्टेडी स्टेडी ग्रोथ ऑफ द चेरी ट्री। तो क्या था मिनट, तो कौन सा मिनट था, यानी कि आपको नज़ारा मतलब कितने साल बाद आए थे पोएट, एक सीजन के बाद आए थे, यानी कि 4 मंथ्स के बाद उन्होंने बोला है। उसके बाद सी में बोला गया द कलर इमेजरी इन द पोएम, ठीक है। उसके बाद द स्ट्रगल ऑफ द चेरी फॉर अ ट्री फॉर अ सर्वाइवल। उसके बाद सेकंड में हम स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, सही या गलत, ये सिर्फ आपको पहचान कर लिखना है। और जो फॉल्स है यानी कि जो गलत है, तो वो गलत है तो उसको यहाँ पे बोला गया है करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट्स, जो गलत है उन्हें सही करके लिखना है। एंड एविडेंस, उसका पुरावा, यानी कि आपको क्या करना है, जो पोएम है उसको रीड करके उसका पुरावा भी लिखना है, एविडेंस भी लिखना है। तो ये में बोला गया द चेरी ट्री डिड नॉट टेक अ लॉन्ग टू ग्रो। यहाँ पर ये सही है या गलत है, अगर सही है तो टिक कर दो, और गलत है तो इसे सही करके लिखो एविडेंस के साथ। उसके बाद में बोला गया है बर्ड्स एंड द इंसेक्ट वी आर बेनिफिटेड फ्रॉम द ट्री। उसके बाद सी में बोला गया द पोएट वाज एक्सल्टेड एट द साइट ऑफ द चेरी ट्री। उसके बाद डी में द पोएम हैज़ एंड द अंडरलाइनिंग मैसेज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ अ ट्री। द पोएट रिपेंट्स प्लांटिंग द चेरी ट्री। तो यहाँ पे A2 में बोला गया है डिस्कस इन ग्रुप्स, यानी कि ग्रुप्स में डिस्कस करना है रीजंस। उसके बाद एक कॉन्सेस, उसके बाद इफेक्ट्स। तो यहाँ पे ए में बोला गया है द लाइफ ऑफ द चेरी ट्री वॉज द थ्रीटेंड। तो उसके बाद बी में बोला गया था चेरी ब्लूसम। तो सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ डिस्कस करना है रीजंस के बाद, इसके ऊपर के डिस्कस में ग्रुप्स में करना है आपको सिर्फ। उसके बाद आपको सेकंड में अ स्मॉल थॉट पुट इन एक्शन लेड टू अ ग्रेट अचीवमेंट, यानी कि जो स्मॉल थॉट, एक छोटा सा विचार, जो एक छोटा सा विचार आपके माइंड में आया उसको आपने सीरियसली लिया, उसके ऊपर कृति के एक्शन की, एंड वही आपको सक्सेस की तरफ, ग्रेट अचीवमेंट, कुछ प्राप्त करने के लिए लेके जाता है, यानी कि उसके काबिल बनाता है। पिक आउट द लाइन्स फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द पोएम एंड एक्सप्लेन दियर सिग्निफिकेंस, यानी कि जो भी पोएम में फर्स्ट लाइन थी और सेकंड लास्ट लाइन थी, तो उसके ऊपर आपको ये जो लाइन है, तो यहाँ पर आपको क्या करनी है, मतलब ये इसके ऊपर लिखना है सिर्फ। अ स्मॉल थॉट पुट इन एक्शन लीड टू अ ग्रेट अचीवमेंट, इस पोएम के थ्रू। तो यहाँ पे A3 में बोला गया था चेरी ट्री हैज़ इंस्पायर्ड द पोएट टू कंपोज द पोएम, यानी कि चेरी ट्री ने पोएट को क्या, यानी कि चेरी ट्री ने कवि को कविता लिखने के लिए प्रोत्साहित किया, इंस्पायर किया, प्रेरणा दी। तो सच पोएम्स डिस्क्राइबिंग नेचर और एस्पेक्ट ऑफ नेचर आर कॉल्ड नेचर पोएम्स, यानी कि ऐसी जो पोएम्स होती है नेचर के ऊपर, तो उन्हें निसर्ग के ऊपर, तो उसे नैसर्गिक पोएम कहा जाता है, नेचुरल पोएम्स कहा जाता है, नेचर पोएम्स कहा जाता है। फाइंड आउट सम एक्सप्रेशंस फ्रॉम द पोएम दैट ब्रिंग आउट द एलिमेंट्स ऑफ ब्यूटी ऑफ नेचर। तो पोएम में से ऐसे कुछ चीज़ों को फाइंड करके लिखना है जो नेचर की ब्यूटी दर्शाते हैं। तो एट लास्ट वाले टांजा में हमने देखा था कि पोएट जब ग्रास में नीचे लेटते, यानी कि बहुत, मतलब ये पोएट ही नेचर की ब्यूटी पे बताई गई है, चेरी ट्री ही नेचर की ब्यूटी पे। उसके बाद ग्रास थी, हरी भरी ग्रास थी। उसके बाद मैंने आपको बताया कि पोएट जब शाम के वक्त वो वहाँ पर नीचे लेटते हैं ग्रास के ऊपर, तब आसमान में चांदनियाँ आ रही है, सूरज डूब रहा है, क्या ही नज़ारा था। तो उसी तरीके से आपको उसी को लिखना है एंड उसी के ऊपर एलिमेंट्स लिखने, उन चीज़ों को लिख देना है। F4 में रीड द लाइन, अब सिर्फ आपको लाइन को रीड करना है। यहाँ पे बोला गया है पिंक, उसके बाद फ्रैगिल, उसके बाद क्विक टू फॉल। नोटिस द अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स इन द लाइन, यानी कि आपको क्या करना है, सिर्फ नोटिस करना है अरेंजमेंट किस तरीके से की गई है। कई बार अल्फाबेटिकल होती है तो अल्फाबेटिकल होगी या नहीं आपको चेक कर देना है। दे में फ्रॉम हेल्थी टू डेलिकेट, यानी कि हेल्थी टू डेलिकेट, यानी कि यहाँ पर जस्ट सेकंड में आपको एक्सप्लेन करूँ। सबसे पहले मैं रीड कर लूँ। दिस फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड द क्लाइमैक्स, यानी कि ये जो फिगर ऑफ स्पीच है ये जो है वो क्लाइमैक्स है। बियर सक्सेसिव
where successive words, phrases, sentences are arranged in a ascending order of importance. Here the cherry blossom turns pink, रिपर्स एंड इज रेडी टू बी पिक्ड। तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया है, सिर्फ आपको जस्ट कि फिगर ऑफ स्पीच तो क्लाइमैक्स है, तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स फाइंड करने हैं। फाइंड आउट द एग्जाम्पल्स फ्रॉम द पोएम। पोएम में से अलिट्रेशन के जो एग्जाम्पल आया वो फाइंड करने के लिखना है। उसके बाद एंथेसिस, उसके बाद आपको पर्सनिफिकेशन, उसके बाद आपको एफआई में बोला गया है चेरी ट्री इज अ नरेटिव पोएम, फीचर दैट मेक इट अ नरेटिव पोएम are given below. Justify them a proper example. The poem has a beginning, a middle and an end. Different places are mentioned, यानी कि जो भी different places mention किए गए वो लिखना है। उसके बाद the poem has a beginning, यानी कि poem begin हुई, a middle and the end, यानी कि poem जहाँ से begin हुई उसके थोड़ा लिखो। उसके बाद middle जहाँ पे है यानी कि मिड में, मध्य में, तो उसको लिखो, एंड एंड का लिख दो, यानी कि पूरी नहीं लिखनी, सिर्फ आपको आना चाहिए वो चीज़। उसके बाद कैरेक्टर्स आर रिफर्ड टू, कैरेक्टर जो रिपोर्ट की गई है। उसके बाद इंसिडेंट्स आर अरेंज्ड इन द सीक्वेंस, यानी इंसिडेंट्स को आपको मतलब सीक्वेंस में अरेंज करना है। उसके बाद देयर इज अ डायलॉग बिटवीन द पोएट एंड द रीडर और द कैरेक्टर ऑफ द पोएम। उसके बाद इट इज़ अ टाइम बाउंड पोएम। उसके बाद बोला गया आपको सेकंड में कंपोज 8 to 10 लाइन्स, नरेट एनी इंसिडेंट इन यूर लाइफ विदाउट यूजिंग एनी राइमिंग पैटर्न। सिर्फ आपको एक पोएम लिखनी है, वो भी 8 से 10 लाइन्स में, एंड जहाँ पर आपका खुद का एक एक्सपीरियंस जो भी आपने किया होगा, खुद का एक्सपीरियंस लिया होगा, उस पर पोएट लिखो। जैसे कि आपने कोई पौधा लगाया होगा, वो आपकी आंखों के सामने बढ़ा, उसको फल आए, फूल आए, अगर ऐसा कुछ किया होगा तो उसके ऊपर आपको खुद का एक पोएम कंपोज करनी है, एंड विदाउट राइम स्कीम के साथ। अगर राइम स्कीम यूज़ करते हो तो बहुत ही अच्छा, विदाउट राइम स्कीम के साथ करते हो तो मतलब तो भी चलेगा। थर्ड में बोला गया राइट एन एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम कंसिडरिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। एप्रिसिएशन लिखना है आपको इस पोएम का। अबाउट द पोएम, पोएट एंड टाइटल, तो पोएट एंड टाइटल जो भी है रस्किन बर्ड को ने पोएट एंड टाइटल जो है चेरी ट्री। उसके बाद थीम और समरी लिख देना। उसके बाद पोएटिक स्टाइल, लैंग्वेज, पेशेंस, फीचर, मैसेज, वैल्यूज, योर ओपिनियन अबाउट द पोएम, वो सब लिख दो। उसके बाद आपको राइट अ समरी ऑफ द पोएम यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। आपको सिर्फ समरी लिखनी है। समरी जैसे कि क्या होता है समरी, मैंने आपको एट लास्ट बताया था वीडियो में। तो यहाँ पे टाइटल, उसके बाद इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, उसके बाद मेन बॉडी, उसके बाद कंक्लूजन। और A6 में अब समरी तो आपका आनी चाहिए। जैसे कि आपका बड़ा वाला चैप्टर है, उसे बड़ी कविता उसे छोटा करके लिखना, आपको तो आता ही है, 10th में भी पढ़ा है आपने। A6 की तरफ चलते हैं जिसमें बोला गया है राइट द पोएम चेरी ट्री इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी। ये चेरी ट्री जो पोएम है, ये मैं बताऊँ तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से स्टोरी के फॉर्म में लिख सकते हो। तो लिखो, बहुत आसान है चेरी ट्री को। इस आपको सिर्फ क्या करना, स्टोरी के फॉर्म में, कथा के फॉर्म में लिख देना। उसके बाद सेकंड में राइट इन 100 वर्ड्स व्हाट द चेरी ट्री इन द पोएम सिम्बोलाइसिस, यानी कि चेरी ट्री क्या सिम्बोलाइसिस करती है, इसके ऊपर आपको क्या करना है, 100 वर्ड्स में लिखना है। उसके बाद आपको बोला गया है यू हैव स्टडीड द लेसन द कॉल ऑफ द सॉइल फ्रॉम प्रोज 1.3, कंपेयर द चेरी ट्री विद द कॉल ऑफ द सॉइल एंड द फाइंड आउट द एलिमेंट ऑफ अ जॉय ऑफ नरेटिंग फॉर द ऑथर एंड द पोएट। यानी कि देखो, चेरी ट्री एक पोएम है, यानी कि पोएट ने लिखी, एंड हमें बोला था द कॉल ऑफ द सॉइल ये एक ऑथर ने लिखी थी। तो इनके ऊपर, इनके दोनों को मैच करते हुए आपको क्या करना है, एलिमेंट जिन्होंने मतलब एलिमेंट में, जैसे कि उसमें बोला गया था कि ऑथर ने मतलब द कॉल ऑफ द सॉइल, इसमें ऑथर ने कितनी दूर दूर से उसे लाया था, कस्बे का जो मतलब वैरायटी थी उसे ढूंढ के लाया था। लेकिन उन्होंने जब नेचर में गए तो कितना ज़्यादा इन्जॉय किया नेचर में। उन्होंने मूंग डाला था सबसे पहले, तो वो जो नेचर की थिंग्स थी, जो एलिमेंट्स थे, और यहाँ पर भी चेरी ट्री के जो एलिमेंट्स थे वो जो मैच होने वाले उनको लिखो। जो भी स्टडी किए आपने, जो भी आपको फाइंड होते हैं कंपेयर करने वाले, तो लिखो। उसके बाद ऐसे होने प्रोजेक्ट है विजिट द लाइब्रेरी को, ग्रंथालय को विजिट करना है, एंड कलेक्ट लिस्ट 5 पोएम्स, नेचर से रिलेटेड पोएम्स, आपको 5 पोएम्स फाइंड करनी है, एंड आपको आपके नोटबुक में उसकी समरी लिखनी है। तो बहुत आसान सी ब्रेनस्टॉर्मिंग थी इस पोएम की। होप आपको पूरी की पूरी ब्रेनस्टॉर्मिंग समझे जो में आ गई होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा इंस्टाग्राम का आईडी है masterweber23, जिसकी लिंक भी प्रोवाइड करवाई दी गई है, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक है। आप कमेंट भी कर सकते हो, अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। डोंट वेरी, हम आपकी हेल्प करेंगे। एंड हमारे चैनल पर पूरा क्लास 11th का सिलेबस अवेलेबल है। तो रिक्वेस्ट है आपसे, सिर्फ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।